प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का इतिहास बीए पार्ट थर्ड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास विषय में, उसके अंतर्गत आहड़ सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। आहड़ सभ्यता झीलों की नगरी उदयपुर शहर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ धूलकोट नाम का एक खंडहर है जो लगभग 1600 फीट लंबा और 550 फीट चौड़ा है। इसी क्षेत्र के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा उत्खनन हुआ है। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातुकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई का कार्य श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसके पश्चात यहाँ रतन चंद्र अग्रवाल, 1961-62 में डॉक्टर HD साकलिया के नेतृत्व में भी उत्खनन कार्य किया गया। अभी तक इस क्षेत्र के उत्खनन व परीक्षण जो किए गए हैं उसमें संपूर्ण क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं उनके आधार पर यह निश्चित है कि आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में भी विस्तार था, क्योंकि गिलुंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री लगभग इसी प्रकार की है जिस प्रकार की आहड़ सभ्यता से निकली हुई सामग्री है। राजस्थान इतिहास के पुरोधा डॉक्टर दशरथ शर्मा के शब्दों में यह सभ्यता ऐसा प्रतीत कराती है कि इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये गिलुंड और भगवानपुरा नामक जो सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, उन सभ्यताओं से मिले जो अवशेष हैं वो यहाँ प्राप्त अवशेषों से साम्यता दर्शाते हैं। आगे चलकर ये सभ्यता मालवा और सौराष्ट्र के संपर्क में भी आई प्रतीत होती है। यहाँ के उपकरण और मालवा और सौराष्ट्र के जो उपकरण हैं उनमें भी काफ़ी हद तक साम्यता प्रतीत होती है। फिर यह भी सर्वथा मान्य है कि आहड़ सभ्यता का आरंभ गिलुंड सभ्यता से निश्चित रूप से पहले हुआ होगा, क्योंकि आहड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। तो आहड़ सभ्यता के विशाल टीलों के आधार पर विद्वानों का यह मत है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा और समृद्ध नगर रहा होगा, जो आहड़ या आयड़ नाम से जाना जाता था। यह नगर समीप में बहने वाली एक छोटी सी नदी, जिसे आहड़ के नाम से जाना जाता था, के तट पर बसा था। 10वीं शताब्दी के शिलालेख में इस क्षेत्र का नाम अघाटपुर लिखा मिलता है। संभवतया आहड़ अघाटपुर का ही अपभ्रंश है। दशरथ शर्मा के अनुसार यह कहना कठिन है कि उस नगर का विध्वंस किन कारणों को लेकर हुआ। भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़, आक्रमण आदि कोई भी इस नगर के विध्वंस का कारण हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आहड़ की जो सभ्यता है वो न केवल राजस्थान के दृष्टिकोण से अपितु भारतीय दृष्टिकोण से भी एक विशेष और विशिष्ट प्राचीनतम सभ्यता है। इस यहाँ पर जो प्राप्त उत्खनन सामग्री है वो ये निश्चित करने में हमें सहायता प्रदान करती है कि यह सभ्यता अपने अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं और सांस्कृतिक महत्व की चीज़ें समेटे हुए थी। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर
विद्वानों ने इस सभ्यता की अनेक विशेषताओं का विश्लेषण किया है। जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे भवन निर्माण, जो आहड़ से प्राप्त अवशेष हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि आहड़वासी पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। मकानों में मुलायम काले पत्थर का प्रयोग भी किया जाता था। मकान सामान्यतया बड़े होते थे, उनमें कमरे होते थे। कमरों की लंबाई चौड़ाई कई बार तो 33 इंटू 20 फीट तक देखी गई है, जो ये दर्शाती है कि इस काल के जो मकानों में निर्मित कमरे थे वो आज के कमरों से काफ़ी बड़े हुआ करते थे। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर भी किया जाता था। इन्हीं दीवारों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक, गुटके तथा उसके छिलके भी मिलाए जाते थे। आहड़कालीन लोग जमीन पर फर्श बनाने के लिए काली मिट्टी के साथ साथ नदी की बजरी का भी प्रयोग किया करते थे। यहाँ के लोग छतों का निर्माण बांस, केबलू आदि सामग्री से करते थे। लकड़ी की बल्लियों द्वारा इन्हें उठाकर रखा जाता था और ये बल्लियाँ नीचे फर्श पर गाड़ दी जाती थी, जिससे छत मजबूत होने के बाद इन्हें हटा लिया जाता था। मकान की नालियों का मिलना इस बात को स्पष्ट करता है कि इस काल के लोग गंदा पानी या पानी के निकास की व्यवस्था से पूरी तरीके से परिचित थे और पानी की निकासी के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। हर 15-20 फीट की दूरी पर बड़े गड्ढे खोदकर उसमें मिट्टी के पकाए हुए घड़े दबाए जाते थे। तो इनके द्वारा जो वेस्टेज वाटर थी वो बाहर जाकर उन गड्ढों में या उन बड़े बड़े मृद भांडों में एकत्रित हो जाता था और वो सूख भी जाता था। कुछ मकानों में सामान्यतया एक चूल्हा मिलता था, लेकिन कुछ में एक से अधिक चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। जो ये मिट्टी के चूल्हे हैं ये सामान्यतया मिट्टी के द्वारा ही पुते हुए मिलते थे। चूल्हे के ऊपर बर्तनों को टिकाने के लिए पत्थर भी जड़ दिए जाते थे। तो ये हमें ये बताता है कि भी इस काल में रसोई घर जैसी भी व्यवस्था से लोग परिचित रहे होंगे। तो जो अद्भुत भवन निर्माण कला है, उस भवन निर्माण कला से ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उस काल के लोग भवन निर्माण कला से परिचित थे। जो एक अन्य विशेषता है वो है मिट्टी के बर्तनों का या मृद भांडों का मिलना। प्रोफेसर कालूराम शर्मा के अनुसार आहड़ की खुदाई में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की विशिष्ट आकृति वाले या उनसे समता रखने वाले कुछ मृद भांड भी हमें मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से लगभग 3000-4000 वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में या मेवाड़ से कुछ न कुछ कनेक्शन रहा होगा। यद्यपि यह कहना कठिन है कि यह संपर्क किस दिशा से और किस साधन के द्वारा हुआ, लेकिन ये बात इस तरफ इशारा जरूर करता है। फिर आहड़ के निवासियों को बर्तन बनाने की कला आती थी, यह बात भी इस चीज़ से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ से मिट्टी की कटोरियाँ, मिट्टी की रकाबियाँ, तस्तरी, प्याले, मटके, कलश आदि मृद भांड बड़ी संख्या में मिले हैं। साधारणतया इन बर्तनों का जो निर्माण है वो चाक के माध्यम से किया जाता था और कई पात्रों में, कई बर्तनों में चित्रांकन भी उभरी हुई मिट्टी की रेखाओं से किया जाता था। उसे ग्लेज करके
या घिसकर चमकीला बना दिया जाता था। ऐसे जो पात्र प्राप्त हुए हैं वो लगभग 3 प्रकार के हैं, जिनमें सादे, जिन पर कोई डिजाइन नहीं बनी है, दूसरे जिन पर अंदर व बाहर की ओर हल्के डिजाइन बनी हुई हैं, और तीसरे वे हैं जिन पर बाहर और बर्तनों की गर्दन पर सफ़ेद रंग से कई प्रकार की लाइन व आकृति या बिंदु बने हुए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का इस संदर्भ में ये कहना है कि ये जो प्राप्त सामग्री है ये अपनी विविधता तथा